हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट करेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं आज सारे खत्म होने वाले हैं। तो पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड का मतलब समझिए। देखिए, स्पर्म्स मतलब स्पर्म सेल और जेनेसिस मतलब बनना, मतलब स्पर्म सेल के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस बाय विच स्पर्म सेल प्रोडक्शन अकर। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी मतलब वही 12 से 13 साल वाली उम्र। तो क्वेश्चन मेरा ये आपसे है कि क्यों ये प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है? क्यों नहीं चाइल्डहुड में ही या फीटल लाइफ में चालू हो जाता है? जैसे कि ऊजेनेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो ऊजेनेसिस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चालू हो जा रहा है। जब बच्चा अपने माँ बच्ची या बच्चा माँ के पेट में है अपना, तभी ऊजेनेसिस स्टार्ट हो गया है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी के समय एक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसका नाम है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका अमाउंट प्यूबर्टी के टाइम कुछ ज्यादा बढ़ जाता है और इसी हार्मोन के बढ़ने के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग वीडियो में आगे डीपली इसके बारे में देखेंगे। पूरा हार्मोन का मैं एक टेबल बनाऊंगा और उसके थ्रू आप पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे और क्यों ये प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट हो रहा है। तो आगे अभी देखिए यहाँ पे जो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्टिस में सेमीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है और इस सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल मिलते हैं। एक तो मिलता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको कहते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल यही वो सेल है जो स्पर्म को बनाएगा। ये जर्म सेल है। जर्म सेल मतलब इसी से स्पर्म बनेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलता है और एक और टाइप का सेल मिलता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिसको बोलते हैं स्पिटोली सेल। और एक लीडिंग सेल भी होता है जो कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मिलता है। तो वही लिखा है स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में थ्रू आउट द लाइफ होता है, मतलब कि मेल में होता ही रहता है, बंद नहीं होता है। बट जो ऊजेनेसिस होता है फीमेल में 45 से 50 साल की उम्र के बाद बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों? जो मेल में मतलब एक एज के बाद 50-55 की एज के बाद जो स्पर्म्स होते हैं उनका नंबर तो डिक्रीज हो जाता है एजुकेलेशन में, बट स्पर्म्स बंद नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है मेल जर्म सेल जिससे जिससे स्पर्म बन रहे हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करके, मतलब डिवीजन करके, कौन सा डिवीजन करता है? तो माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाता रहता है और इसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। तो जब ये अपना नंबर बढ़ाता रहता है सेल डिवीजन करके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे लाइफ होता रहता है क्योंकि इसका नंबर कभी डिक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन ऊजेनेसिस में क्या होता है? जो ऊगोनिया होता है फीमेल जर्म सेल, वो क्या होता है अपना नंबर बर्थ के बाद नहीं बढ़ाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसका एक फिक्स नंबर होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो बन जाता है और बर्थ के बाद एक भी उगोनिया नहीं बनता है। वही उगोनिया ओवम बनाने में बार बार यूज होता है और 45-50 का एज होते होते वो उगोनिया खत्म हो जाता है। इसीलिए oogenesis स्टॉप हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। जितना कुछ भी मैं लिखूंगा सब एनसीईआरटी की लाइन है। मल्टीप्लाई, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है? डिप्लॉयड सेल है। क्या है? डिप्लॉयड सेल है एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम। कंटेंट इसके अंदर डिप्लॉयड सेल है तो 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल क्यों है? गैमेट्स बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है? गैमेट्स बनाने के लिए हमेशा मियोटिक सेल डिवीजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन होता है और मियोटिक सेल डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है। और जब ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, तो इस स्पर्म में कितने क्रोमोजोम रहेंगे? इसके न्यूक्लियस में रहेंगे 23 क्रोमोजोम, जिसको कि एन बोलेंगे। इसका प्लॉइडी क्या है? एन है। और इस स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी क्या है?
2n है। अभी ये स्ट्रक्चर भी हम लोग इस वीडियो के एंड तक इस स्ट्रक्चर की भी डीपली स्टडी करेंगे, तो इतना कुछ अब नोट कर लीजिए। अब इन दो टेबल की मदद से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट समझ लेंगे। ये दो टेबल जिसको समझ में आ गया उसका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्वेश्चन फिर कभी गलत ही नहीं होगा। तो ये GnRH गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, इसका नाम ही है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम ध्यान से समझिए, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि ये कोई हार्मोन है जिसका नाम है गोनोडोट्रोपिन, उस हार्मोन को रिलीज कराएगा, इसका मतलब यही है। तो गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्यूबर्टी के समय इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, और प्यूबर्टी के समय ये जाके सीधे एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से एक हार्मोन सिक्रीट कराता है जिसका नाम है गोनोडोट्रोपिन। तो इसका नाम ही है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये क्या करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके गोनोडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कराएगा। गोनोडोट्रोपिन हार्मोन दो होते हैं, FSH और LH। गोनोडोट्रोपिन हार्मोन दो होते हैं, FSH और LH। देखिए वही लिखा है, GnRH हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और गोनोडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट कराता है। गोनोडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट कराता है। गोनोडोट्रोपिन हार्मोन दो होते हैं, FSH और LH। FSH जाके सर्टोली सेक्टर पे एक्ट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, टेस्टिस में पढ़ा होगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, मतलब दो तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? एक सर्टोली सेल जिसको कि नर्व सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेवलपिंग स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको नर्व सेल भी कहा जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक तो सर्टोली सेल और एक ये स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल के बाहर, मतलब उसके किनारे किनारे कुछ सेल प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल क्या करता है, ये एंड्रोजन सीक्रेट करता है। लीडिंग सेल कहाँ होता है, याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, और ये क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो FSH, इसमें एस आ रहा है, एस आ रहा है, FSH में FSH में एस आ रहा है, तो एस से सर्टोली सेल, मतलब ये सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करेगा। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड secrete some factor which help in process of spermiogenesis। देखिए ये जो FSS है सीधे जाके सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और कुछ फैक्टर सीक्रेट कराएगा, सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर सीक्रेट कराएगा, और वो फैक्टर्स क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है अभी हम लोग इसमें समझेंगे। तो पहले ये यहाँ पे ये बस स्पर्मियोजेनेसिस याद रखिए, समझिए। FSH जाके क्या करेगा, सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल कुछ फैक्टर सीक्रेट करेगा और वो फैक्टर्स स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। अब LH किस पे एक्ट करेगा, तो L से LH, L से लीडिंग सेल, L से LH, L से लीडिंग सेल। LH जाके सीधे एक्ट करेगा लीडिंग सेल पे और लीडिंग सेल से सीक्रेट करवाएगा एंड्रोजन, और एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो प्यूबर्टी के समय ही स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होता है, इसका रीजन, क्योंकि GnRH प्यूबर्टी के समय पे GnRH का अमाउंट ज्यादा होता है, और ये अमाउंट ज्यादा होने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को सीक्रेट कराता है, जो कि दो तरह के होते हैं, FSH और LH। FSH जाके सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स सीक्रेट करवाता है, और वो फैक्टर्स स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और LH जाके लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और लीडिंग सेल से एंड्रोजन सीक्रेट करवाता है, और यही एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो समझ में आया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन बन जाता है, बन चुका भी है कि FSH किस पे एक्ट करता है, LH किस पे एक्ट करता है, इसको आप याद रखिए। अब ये टेबल, ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही दिया है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है, मतलब इसके डिटेल दिए हुए हैं, तो मैंने उस डिटेल को यूज करके टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बट ये टेबल एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। तो चलिए देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, और ये क्या है, मेल जर्म सेल है, इसी से स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ इसी से बनेंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म सेल या 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, याद रखिए। तो ये देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है, ये तो पहले डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल मतलब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, और इसका प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाएगा, माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाएगा। अभी हम लोग देखा था कि ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ा सकता है, और ये नंबर बढ़ा सकता है
नंबर बढ़ा सकता है। इसी नंबर बढ़ाने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाया और डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का मतलब ग्रोथ, डिफरेंशिएशन का मतलब ग्रोथ किया, मतलब कि इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ, ग्रोथ किया। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस और डिफरेंशिएशन किया, माइटोसिस डिफरेंशिएशन लिखा है। तो माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि इसमें क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता है, जितना क्रोमोजोम है उतना ही रहेगा नए वाले सेल में भी। तो स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है। तो ये जो नए दो सेल बने हैं माइटोसिस से, इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट और प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट जो है वो माइटोसिस से बने हैं। तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। इसका प्लॉइडी भी 2n होगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में पहला मियोटिक डिवीजन होगा। देखिए अब इस स्पर्मेटोगोनिया से मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन गैमिट फॉर्मेशन में, याद रखिएगा, गैमिट फॉर्मेशन में हमेशा मियोटिक डिवीजन ही होता है। गैमेट फॉर्मेशन में हमेशा मियोटिक डिवीजन ही होता है। और एक मियोटिक डिवीजन होता है किसी एक सेल का, तो कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। तो वही सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया का मियोटिक डिवीजन हो रहा है। पहले तो माइटोसिस करेगा अपना नंबर बढ़ाने के लिए। जब माइटोसिस कर लेगा तो उसको बोला जाएगा, माइटोसिस करेगा डिफरेंशिएशन करेगा तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। अब माइटोटिक डिवीजन दो होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है तो फिर 2 सेल बनते हैं, टोटली 4 सेल बन जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है। फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बन गया है। अब उसमें पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे, जिसको उन दोनों सेल को कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। अब उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में फिर सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, जिसमें फिर 2 सेल बन जाएंगे, जिसको कहा जाएगा स्पर्मेटोसिस्ट। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटिड्स। तो टोटली 4 सेल हो जाएंगे। कैसे? मैं देखिए समझाता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेगा। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे 2 सेल बने, जिसको कहा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। क्या कहा गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट का प्लॉइडी क्या होगा? एन होगा। और इसमें 23 क्रोमोजोम होंगे। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है और इसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसिस में 46 क्रोमोजोम थे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया, 23 सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में हो गए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, दूसरा मियोटिक डिवीजन हुआ और स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। यहाँ पे भी वही होगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब इन चारों स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर बनाना, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करना या ग्रो करना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करना, मतलब कि डिवीजन ना करे, बाकी स्ट्रक्चर कोई बनाए, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए या फिर ग्रो करे वो सेल, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो इस स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए यहाँ पे जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्म में टेल होता है तो वो टेल स्पर्मेटिड्स में नहीं प्रेजेंट है, तो डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के बाद टेल प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको कहा जाएगा स्पर्मेटोजोआ। तो 4 स्पर्मेटोजोआ बन गए। एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का, और डिफरेंशिएशन होगा तो सेल बने, जिसको कहा गया प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में पहला मियोटिक डिवीजन हुआ और 2 सेल बने, जिसको कहा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ और 4 सेल बन गए, जिसको कहा गया स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स का फिर डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको कहा गया स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस तो कहीं आया नहीं इसमें, स्पर्मियोजेनेसिस को कहते हैं। तो देखिए ये जो स्पर्मेटिड्स है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? वो जो स्पर्मेटिड्स है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा और ये फैक्टर्स क्या करेंगे? इस डिफरेंशिएशन को कराएंगे, मतलब कि ये जो स्पर्मेटिड्स है इसको स्पर्मेटोजोआ में बदलेंगे।
तो ये दोनों टेबल आप नोट कर लीजिए और इसको याद करने की अभी तुरंत के तुरंत अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे भूले ना आपको। ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन हर ईयर नीट में मिल ही जाएंगे। तो इतना आप नोट करिए और कुछ और पॉइंट्स बचे हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। ये 3 पॉइंट है, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरा है स्पर्मिएशन। ये 3 पॉइंट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे तीनों लिख दिया हूँ। तीनों को आप क्लियरली अपने कॉपी में लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो आप जानते हैं, स्पर्म्स का बनना, प्रोसेस बाय विच स्पर्म सेल प्रोडक्शन अकर। ये तीनों मिलते जुलते टर्म है, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस का भी मैंने मतलब आपको अभी बताया कि वो जो स्पर्मेटिड्स थे, वो स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन की मदद से चेंज हो जा रहे थे स्पर्मेटोजुआ को, स्पर्मेटोजुआ में। इस प्रोसेस को कहा जा रहा था स्पर्मियोजेनेसिस। वही लिखा है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजुआ स्पर्म। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये स्पर्मेटोजुआ में चेंज तो हो गए। स्पर्मेटोजुआ में ये चेंज होने के बाद जो सर्टोली सेल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल थे, सर्टोली सेल और ये स्पर्मेटोगोनिया। तो जो सर्टोली सेल है इसको नर्व सेल भी बोला जाता है। ये नर्व सेल क्या करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये स्पर्मेटोजुआ जो स्पर्म्स है जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये तो अब बन गए स्पर्मियोजेनेसिस के मदद से, ये तो बन गए। अब इनका जो हेड है ना, ये सर्टोली सेल में जाके घुस जाता है, इम्बेडेड हो जाता है, और सर्टोली सेल में इनका हेड इम्बेडेड हो जाता है और न्यूट्रिशन लेता है सर्टोली सेल से, और सर्टोली सेल से। और ये रिलीज कब होता है, स्पर्मिएशन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ये फिर सर्टोली सेल से सेमिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज होता है, और सेमिफेरस ट्यूब्यूल से फिर ये बाहर निकल जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो समझ ही गए, स्पर्म्स का बनना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, स्पर्मेटोजुआ में, इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। स्पर्म का जो हेड है सर्टोली सेल में इम्बेडेड हो गए, एंड आर फाइनली रिलीज। इम्बेडेड हो गए और न्यूट्रिशन ले लिए, उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रिशन लेने के बाद सर्टोली सेल से ये रिलीज हो गए और सेमिफेरस ट्यूब्यूल से भी रिलीज हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जिसमें अ, जो स्पर्म सेल हैं ये सर्टोली सेल या सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर गए। लिखा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम embedded in the Sertoli cell are finally released for the ST का मतलब सेमिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म सेल सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो गया। अब ये स्पर्म का डायग्राम, इसको आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी बना रखा है ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में जो दे दिया वो इम्पोर्टेंट हो गया। एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे देयरफॉर, बिकॉज, सो ऐसा करके वर्ड्स जो आ रहे हैं, जिस लाइन में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं वो लाइन इम्पोर्टेंट हो जा रही है। यहाँ पे ऐसा देयरफॉर, बिकॉज, सो ऐसे करके जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सेंटेंस पूरा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, वो लाइन पूरा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ये डायग्राम क्लियर करिए। सबसे बाहर तो स्पर्म के बाहर जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसा जो ये फूला वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम में क्या होता है, इसी एक्रोजोम में इंजाइम होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ओवम है और ये स्पर्म आया, तो ये स्पर्म को अंदर ओवम के घुसना है, अंदर के ओवम के अंदर घुसना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस ओवम के बाहर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ओवम ओवम के बाहर मतलब एक लेयर होता है जोना पेलेसुडा का, तो उस ओवम के बाहर जो लेयर होता है जोना पेलेसुडा का, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक करके अंदर जाना पड़ेगा ओवम को। तो ये ओवम को स्पर्म ब्रेक कैसे करेगा, तो इसके जो हेड में, यहाँ पे हेड है, इस हेड में एक्रोजोम है और इसी एक्रोजोम में इंजाइम्स होता है, इसी एक्रोजोम में इंजाइम्स होता है, और इसी इंजाइम्स की मदद से ये ओवम के बाहर वाले लेयर को क्या करता है, तोड़ देता है और अंदर चला जाता है ओवम के। तो एक्रोजोम का ये काम है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, लेकिन जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्पर्म के हिस्से को, स्पर्म के पूरे डायग्राम को 3 पार्ट में बांटा गया, ये हेड,
ये नेक, ये मिडिल पीस और ये टेल, 4 पार्ट में। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में क्या होता है, एक्रोजोम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये स्पर्म का क्या है, प्लॉइडी लेवल बताइए, इसका प्लॉइडी क्या होगा, तो इसका प्लॉइडी एन होगा, एन, क्योंकि ये माइटोसिस से बना है, सॉरी मियोसिस से बना है, मियोसिस से। मियोसिस क्या होता है, रेडिक्शनल डिवीजन होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड सेल से जब माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है डिप्लॉइड सेल का, तो क्या बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। तो ये क्या है, स्पर्म हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये नेक है, नेक में इसके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये जो स्पर्म ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है ना, अपने टेल के थ्रू जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट के लिए एनर्जी जो आता है, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी इसके नेक में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाकर देते हैं। फिर ये टेल है, टेल क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। एक दो पॉइंट और बचा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये दो तीन पॉइंट्स और हैं एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। द ह्यूमन मेल इजुकेलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो ह्यूमन मेल है 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल क्या करता है, इजुकुलेट करता है। जिसमें से जो 60 नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल में से 60% जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और 40% जो है वो बिगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% ऑफ स्पर्म must have normal shape and size and 40% of the sperm must have showing vigorous motility। तो कैसा लगा ये लेक्चर, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कुछ भी डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।